क्यों आपत्ति है योगेंद्र जी अगर नई लिस्ट बन रही है वेरिफिकेशन के बाद? पिछले काफी समय से चुनाव आयोग और सरकार के बीच में एक अजीब तरह की जुगलबंदी दिखाई दी है। तो इससे मैं हैरान नहीं हुई बातें सुन के। पहली बार वोटर को दस्तावेज देने को कहा जा रहा है, जो कि आज तक कभी नहीं किया गया। 2003 के बाद जिन लोगों के नाम जुड़े हैं क्योंकि उनके नामों में गड़बड़ियां हुई हैं, ये जांच उनके लिए की जा रही है योगेंद्र जी, इसमें क्या दिक्कत? अगर आपकी उम्र 40 से 20 के बीच में है, उसको ना सिर्फ अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसको अपने मां या बाप किसी एक का सर्टिफिकेट भी देना। 4,76,00,000 में से मैं दावे से कहता हूं 1.25 करोड़ से ज्यादा के पास कोई सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट हो ही नहीं सकता। फिर है मैट्रिकुलेशन एजुकेशनल सर्टिफिकेट, फिर है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय स्टेट अथॉरिटी, फिर है फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, फिर है ओबीसी एससी एसटी और एनी कास्ट सर्टिफिकेट, फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस, फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाय स्टेट लोकल अथॉरिटीज, एनी लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है योगेंद्र जी, इसमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो मिल ही जाएगा। दो ही परिणाम हो सकते हैं। नंबर एक, या तो अफरा तफरी मचेगी और जो गरीब है, जो अप्रवासी है और जो युवा है, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा वोटर बनने से वंचित हो जाएगा। कम से कम 1 करोड़ लोग वोटर बनने से रह जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की डिबेट धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज पधारे थे दरबारी आंदोलन जीवी योगेंद्र यादव। जी हां, वही आंदोलन जीवी प्राणी जो आपको हर आंदोलन में नजर आ जाएगा, चाहे वह किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन या फिर छात्रों का आंदोलन। ये दरबारी आंदोलन जीवी हर जगह प्रकट हो जाता है और इस बार बहाना था बिहार चुनाव। बिहार चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने नई वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू की और इसी मुद्दे को लेकर ये दरबारी आंदोलन जीवी डिबेट में अपनी आदत के मुताबिक झूठ का नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मजा तब आया जब मानक गुप्ता ने इस आंदोलन जीवी की झूठ की ऐसी पोल खोली कि टीवी स्टूडियो में बैठे बैठे ही इनका आंदोलन शुरू हो गया। मतलब टीवी पर बैठकर भी आंदोलन का ड्रामा करना नहीं छोड़ा। यही तो हुनर है इनके पास, सरकार पर बेवजह सवाल उठाना और अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करना ताकि जीविका चलती रहे। तो देखिए कैसे इस बार भी दरबारी आंदोलन जीवी ने चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनाने की पूरी कोशिश की और कैसे मानक गुप्ता ने बड़ी ही शानदार तरीके से इस नैरेटिव की हवा निकाल दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त डिबेट। चालू करो बे। स्वागत योगेंद्र जी, कैसे हैं आप योगेंद्र जी? इसमें क्यों आपत्ति है योगेंद्र जी अगर नई लिस्ट बन रही है वेरिफिकेशन के बाद? हालांकि पिछले काफी समय से चुनाव आयोग और सरकार के बीच में एक अजीब तरह की जुगलबंदी दिखाई दी है। तो इसलिए मैं हैरान नहीं हुई बातें सुन के। लेकिन और बहुत अच्छा किया मानिक भाई कि आपने पूरी प्रक्रिया को सविस्तार समझाया। मैं दोहराना चाहता हूं कि ये चुनाव आयोग का कोई साधारण सा फैसला नहीं है। जब पहली बार आया मैंने भी सोचा यार चलो थोड़ा इलेक्टोरल लिस्ट है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात। लेकिन जब ये आदेश पढ़ा, आपकी तरह मैंने भी 18 पेज का आदेश पूरा का पूरा पढ़ा है। ये अभूतपूर्व है। मैं पिछले 40 साल से भारत के चुनाव देखता आ रहा हूं। ये अभूतपूर्व आदेश है, ये बहुत अजीब आदेश है, ये असंभव आदेश है, ये अलोकतांत्रिक आदेश है। पहली बार वोटर को दस्तावेज देने को कहा जा रहा है, जो कि आज तक कभी नहीं किया गया। तो ये अभूतपूर्व आदेश अजीब इसलिए है कि इतना बड़ा निर्णय देश की किसी भी पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ अंदर खाते हुआ हो तो मैं नहीं जानता, देश की किसी भी पार्टी के साथ बिना कंसल्टेशन के हुआ, इसलिए मैं इसे अजीब बताता, मैं इसे असंभव बताता। असंभव इसलिए कि मानिक भाई आप भी हिंदुस्तान में रहते हैं, मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूं, बिहार आप भी घूमे होंगे, मैं भी घूमा हूं। अब आप दोबारा वो वाली सूची पढ़ दीजिए जो 1 महीने में चुनाव आयोग लोगों से काम करवाना चाहता है। 24 तारीख को दिल्ली से ऑर्डर इशू होता है चुनाव आयोग का, जिसमें कहा है कि 25 तारीख से यह काम शुरू हो जाएगा कि सारे ईआरओ लोग एन्यूमरेशन फॉर्म, ये जो प्रोफॉर्मा है, प्रिंट करना शुरू कर देंगे। बिहार के तमाम बीएलओ, हजारों बीएलओ को ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर उनके बाद वो हर घर में जाके फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। जिस घर में कोई नहीं मिलेगा डोर के नीचे डालेंगे और 3 बार जाके उन्हें तायद करेंगे। फिर फॉर्म वो और जनता को गाइड किया जाएगा। बीएलए अपॉइंट किए जाएंगे पार्टियों के द्वारा, उन बीएलए को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। फॉर्म बट जाएंगे, फिर फॉर्म हर घर से इकट्ठे भी कर लिए जाएंगे। और मानिक भाई अगर चमत्कार में कोई कमी थी तो इसको कंप्यूटर पे अपलोड भी कर दिया जाएगा। कौन सी दुनिया में रहे? फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। योगेंद्र जी, इसी नोटिफिकेशन में लिखा है, मतलब इसमें साफ लिखा है 2003 से पहले जो 2003 में इंटेंसिव रिवीजन हुआ था उसमें जिन जिन लोगों की जांच हो चुकी है, जिनके नाम उस लिस्ट में हैं, उनको वोटर माना जाएगा, उन पर कोई सवाल नहीं है। 2003 के बाद जिन लोगों के नाम जुड़े हैं क्योंकि उनके नामों में गड़बड़ियां हुई हैं, ये जांच उनके लिए की जा रही है। योगेंद्र जी, इसमें क्या दिक्कत है? आप वोटर लिस्ट की जांच करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके सामान्य तरीके हैं, चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया पे बहुत सवाल उठे हैं। कहा है कि महाराष्ट्र में आपने प्रक्रिया को फॉलो क्यों नहीं किया। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट आपने देखी होगी कि कागज पे लिखी गई प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया। वो सब करने की बजाय जो इनको करना चाहिए था, इन्होंने कहा कि अब सारे मामले को हम नए सिरे से करेंगे। और ये मैं साधारण हिंदी में समझा देता हूं, जो आपने सुंदर अंग्रेजी में पढ़ के सुना दिया है। वो ये है कि अगर आपके घर आया, फॉर्म दे गया, घर में 5 लोग हैं, 5 के फॉर्म दे दिया, अम्मा जी का नाम, अम्मा जी 60 साल की हैं, उनका नाम 2003 की लिस्ट में भी था।
लिस्ट में था, इसलिए उनको फॉर्म उनको भी भरना पड़ेगा। हाँ। और फॉर्म के साथ उनको 2003 की इलेक्टोरल लिस्ट का जीरोक्स कॉपी नथी करना पड़ेगा जिसमें उनका नाम होगा। हाँ। मान लीजिए अम्मा जी का नाम है, हाँ। तो ठीक है, इतने में उनका काम चल गया, उनको मान लिया जाएगा, उनको कोई और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हाँ। लेकिन अगर घर में कोई चाचा थे जिनका किसी भी संयोग से, वो भी उम्र के 55 है, पर संयोग से 2003 की लिस्ट में उनका नाम नहीं था, तो उन्हें अब साबित करना पड़ेगा कि उनको सर्टिफिकेट साथ में नथी करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट कौन सी है मैं 1 मिनट में बता दूंगा, पर आप देखिए। नंबर 3, अब घर के अंदर 40 साल की उम्र के छोटे लोग हैं जो कि 1987 के बाद पैदा हुए, है ना, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? अगर आपकी उम्र 40 से 20 के बीच में है तो उन्हें क्या करना होगा? जो अगर 40 से ऊपर के लोग हैं जिनका बाई चांस 2003 में नहीं था, उन्हें केवल अपना साबित करना पड़ेगा कि भाई मैं भारत में पैदा हुआ था। जो 40 से उम्र जिसकी कम है, 40 और 20 के बीच में जिसकी उम्र है, उसको ना सिर्फ अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसको अपने मां या बाप किसी एक का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और जिसकी उम्र 20 साल से कम है, यानी कि 2004 के बाद जन्म हुआ, उसको अपना सर्टिफिकेट तो देना ही पड़ेगा, अपने मां और पिता दोनों का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट क्या देना पड़ेगा मानक भाई? इसको इन्होंने अपेंडिक्स के अंदर दिया है। हाँ। याद रखिए, आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। Yes. जो 2 आइडेंटिटी कार्ड इस देश के हर व्यक्ति के पास होते हैं, बिहार के 88% लोगों के पास आधार कार्ड है, लेकिन वो मान्य नहीं होगा। एपिक कार्ड मान्य नहीं होगा। तो भाई क्या मान्य होगा? पासपोर्ट मान्य होगा। बिहार के कितने लोगों के पास पासपोर्ट? मैं पढ़ दूं योगेंद्र जी, मैं पढ़ दूं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पढ़ दूं जरा क्या क्या मान्य है। इसमें लिखा हुआ है, एनी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशूड टू रेगुलर एम्प्लॉई पेंशनर ऑफ एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, any identity card, certificate, document issued in India by government, local authorities, banks, post office, LIC, PSUs prior to 1/07/1987। लंबी चौड़ी लिस्ट है। नंबर 3 पे बर्थ सर्टिफिकेट, फिर है पासपोर्ट, फिर है मैट्रिकुलेशन एजुकेशनल सर्टिफिकेट, फिर है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय स्टेट अथॉरिटी, फिर है फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, फिर है OBC, SC, ST और एनी कास्ट सर्टिफिकेट, फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाय स्टेट लोकल अथॉरिटीज, एनी लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है योगेंद्र जी, इसमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो मिल ही जाएगा। मानक भाई, किस दुनिया में रहते हैं आप? और मैं आपको बताता हूं, इस लंबी चौड़ी लिस्ट में केवल 3 है जो सामान्य लोगों के पास होते हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तब तो कोई चक्कर ही नहीं है, ऑफकोर्स आपके पास सब कुछ होगा। साधारण याद रखिए, बिहार के गांव में जाइए जहां अम्मा है, जिसका बेटा पंजाब में काम करने गया है, जिसके पति का देहांत हो गया है, जिसकी 2 बेटियां उसके साथ हैं, उसके घर में क्या होगा? 3 सामान्य चीजें हैं। एक बर्थ सर्टिफिकेट, बिहार में 2.8% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट था सन 2001 और 2005 के बीच में, जिस समय की हम बात कर रहे हैं। नंबर 2, कास्ट सर्टिफिकेट थोड़ा ज्यादा होता है, बिहार में इस पे सर्वे हो चुका है। SC में 20% लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट होता है, OBC में कोई 24% के पास कास्ट सर्टिफिकेट था। जनरल में तो कास्ट सर्टिफिकेट का सवाल ही नहीं होता। कुल मिला के 20% के पास। और मैट्रिक पास करने का सर्टिफिकेट कितनों के पास होता है? याद रखिए, आज की बात नहीं हो रही है, पेरेंट्स की बात हो रही है, यानी कि जिनकी उम्र 40 से 60 के बीच में इस वक्त हो चुकी है। उस समय बिहार में एवरेज 13% के पास था। मैं दावे से कहता हूं मानक भाई, गंभीरता से कहता हूं, बिहार के 1/4 लोगों से अधिक हो ही नहीं सकता। और पता है कितने लोगों की हम बात कर रहे हैं? बिहार में अंदाजन 8 करोड़ लोग इस वक्त हैं जो कि वोटर लिस्ट में होने चाहिए। उनमें से 4,76,00,000 लोग हैं जिनकी 40 साल से कम की उम्र है। इनको देना पड़ेगा सर्टिफिकेट। और इन 4,76,00,000 में से मैं दावे से कहता हूं 1.25 करोड़ से ज्यादा के पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट हो ही नहीं सकता। तो फिर मतलब योगेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि आपको अभी पता नहीं है कि साजिश है या नहीं है, तो फिर आपको क्या समझ में आ रहा है क्यों इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है? उसने तो बाकायदा ये भी बताया कि 1950 से लेकर अब तक 10-15 बार हम ये कर चुके हैं, इस तरह का रिवीजन, डोर टू डोर वेरिफिकेशन। 10-15 बार वोटर लिस्ट का इंटेंसिव रिवीजन हो चुका है। उसके बाद से समरी रिवीजन को इतना इंप्रूव कर दिया था कि इंटेंसिव की आवश्यकता नहीं रहती थी, लेकिन कभी भी ओनस वोटर पे नहीं रहा है। क्यों किया गया योगेंद्र जी, आपके हिसाब से क्यों किया गया है? अब ये इलेक्शन कमीशन बताए, इसके परिणाम क्या होंगे मैं केवल 2 बता सकता हूं। इसके 2 ही परिणाम हो सकते हैं। नंबर 1, या तो अफरा तफरी मचेगी और जो गरीब है, जो अप्रवासी है और जो युवा है, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा वोटर बनने से वंचित हो जाएगा। कम से कम 1 करोड़ लोग वोटर बनने से रह जाएंगे। या फिर बिहार का चुनाव पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने के बाद पता लगेगा। 1 महीने के बाद त्राही त्राही मच जाएगी, अरे भाई नहीं हो रहा। फिर राष्ट्रपति का विशेष आदेश आएगा, बिहार के चुनाव को पोस्टपोन किया जाएगा। इसके अलावा कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसे में यह आरोप लगाना कि जानबूझ के कुछ वोटरों के नाम हटाने की साजिश हो रही है, भाई किसी को कैसे पता किसका नाम हटेगा और वो किसका वोटर है? आपके प्रश्न में एक आरोप छुपा है
आपके प्रश्न से लगता है कि आप कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी को कोई प्रॉब्लम बिहार में है नहीं, इसलिए इलेक्शन कमीशन से ऐसा काम क्यों करवाएगी। इसका मतलब आप भी मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पे चलता है। आप ऐसे आरोप न लगाया करें अपने कार्यक्रम के अंदर। मैं तो आरोपों को कोट कर रहा हूं। चलिए खैर ठीक है, ओके, ऑलराइट, थैंक यू योगेश जी। क्या जुगलबंदी इस देश में चल रही है, लेकिन जो बहुत धन्यवाद, थैंक यू योगेश जी। दुर्भाग्यपूर्ण। क्या आपको डिबेट पसंद आएगी? डिबेट पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।